इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं, जैसे कि रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है ए लिमिटेड और वो टॉयज में डील करती है, टॉयज। तो उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट हमें दी गई है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक 10,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दी गई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी गई है हमें 20 रुपीज पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट दी गई है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10 रुपीज पर यूनिट पर 10 रुपीज आ गए, 10 रुपीज। उसके बाद स्टॉक का कंजम्पशन का पैटर्न दिया गया है, कंजम्पशन और लीड टाइम, इसमें मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। 5 यूनिट्स पर डे, 10 यूनिट्स पर डे, 15 यूनिट्स पर डे। लीड टाइम दिया गया 2, 4, 6। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये कंपनी टॉयज का काम करती है, तो इसको 10,000 यूनिट्स का मटेरियल, टॉयज मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी होगी कि जब भी वो ऑर्डर देगी तो ऑर्डर देने में क्या खर्चा आता है, तो वो इन्होंने कैलकुलेट करी है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपका खर्चा आता है। कैरिंग कॉस्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट आपकी स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट की कॉस्ट सब मिला के इन्होंने कैलकुलेट करी कि पर यूनिट हमें 10 रुपीज़ पर एनम खर्चा आता है। ठीक है, अब इन्होंने हमें कंजम्पशन पता दिया कि हमें पर डे कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन पर डे 5, मिनिमम 5 यूनिट्स कंज्यूम होती है, कभी कभी 10 भी हो जाती है। एवरेज आपकी 10 होती है, मैक्सिमम आपकी 15 होती है। मिनिमम 5, एवरेज 10, मैक्सिमम 15। और लीड टाइम है कि जब आप स्टॉक को ऑर्डर करते हो तो कितने दिन लगते हैं स्टॉक आने में। जैसे आपने ऑर्डर किया तो कितना टाइम, तो मिनिमम 2 दिन तो लगते ही लगते हैं, एवरेज आपके 4 दिन लगते हैं और मैक्सिमम आपके 6 दिन लगते हैं। तो ये लीड टाइम आपका डेज में है, कंजम्पशन भी आपके डे में है। अब हम अलग अलग इन्वेंट्री लेवल्स निकालें, तो मैं आपको बताता हूँ अलग अलग इन्वेंट्री लेवल क्या होते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल क्या होता है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। री ऑर्डर लेवल है कि अगर स्टॉक का लेवल री ऑर्डर लेवल के बराबर आ गया तो हमें नया स्टॉक ऑर्डर कर देना है। तो री ऑर्डर का लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुके उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो री ऑर्डर स्टॉक हमें कितना रखना चाहिए, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमने देख लिया कि मैक्सिमम हमें स्टॉक ऑर्डर करने में और स्टॉक ऑर्डर करने के बाद वो फैक्ट्री आने में मैक्सिमम हमें 6 डेज लगते हैं और मैक्सिमम एक दिन में स्टॉक कंज्यूम 15 यूनिट्स हो जाते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि मैक्सिमम अगर कंज्यूम हुआ और मैक्सिमम ही टाइम लगा तो एटलीस्ट इतना तो स्टॉक रहे कि अगर हम मैक्सिमम कंजम्पशन हो और मैक्सिमम टाइम लगे तो हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं, हमारा स्टॉक खत्म ना हो जाए। तो इतना तो हमें रीऑर्डर स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल हो गया आपका मैक्सिमम आपने कितना कंज्यूम करोगे पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम।
तो ये हो गया आपका 15 इंटू 6 इक्वल्स टू 90 यूनिट्स। तो 90 यूनिट्स आपकी रीऑर्डर स्टॉक लेवल हो गया। अगर 90 स्टॉक आपका 90 यूनिट्स आ जाए तो आपको तुरंत न्यू ऑर्डर दे देना है परचेज के लिए। तो ये आपका रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल हो गया। अब ऑर्डर देना कितना है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे? तो ऐसे तो है नहीं कि हम हमेशा 10 के ऑर्डर देंगे या 50 के ऑर्डर देंगे। ऐसे रैंडमली तो हम ऑर्डर दे नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डरिंग की भी आपकी कॉस्ट है और कैरिंग की भी आपकी कॉस्ट है। तो ज़्यादा ऑर्डर दे देंगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो मैंने एक साथ ही 1000 यूनिट्स मंगा लिए तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो यूज़ तो धीरे धीरे होगा, आपका पड़ा रह जाएगा। और मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मंगाई, मान लो मैंने 10 क्वांटिटी मंगाई, हर बार 10 खत्म होता है, 10 या 50 क्वांटिटी मंगाई या 100 क्वांटिटी मंगाई, तो हो सकता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं ये ज़्यादा होंगे। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लोवेस्ट आए और कैरिंग कॉस्ट भी लोवेस्ट आए, वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं? तो उसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसको री ऑर्डर क्वांटिटी बोल सकते हैं कि आपको दोबारा ऑर्डर दे रहे हो वो क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास √2AO डिवाइड बाई C। यहाँ पे A है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट, O है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C है आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारे एग्जांपल में दिया हुआ था कि एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट्स की, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 और कैरिंग कॉस्ट 10। ये हमें पर एनम ही दी है। अगर पर एनम नहीं पर यूनिट दी है, पर यूनिट नहीं दी तो हमें निकालनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका √2 इंटू 10,000 यूनिट्स इंटू 20 डिवाइड बाई 10। तो ये आप आपको इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 2 इंटू 20,000 इंटू 2 इंटू 10,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 का √200 यूनिट्स। तो ये आपका 200 यूनिट्स आता है। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर मतलब जब भी हम ऑर्डर करेंगे, जब भी हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे आ जाएगा तो हम 200 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे, ना ज़्यादा ना कम, 200 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे ताकि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पूरी ईयर की लोवेस्ट रहे। तो हम रीऑर्डर लेवल समझ गए, रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम आपका कितना जा सकता है स्टॉक? तो एक नॉर्मल आप सोचो कि अभी मान लो मेरे पास 150 यूनिट्स पड़े हैं, तो अभी तो मैं ऑर्डर दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रीऑर्डर लेवल आता है तब मैं ऑर्डर देता हूँ। 150 से यूज होते होते 90 हो गए। अब मैं रीऑर्डर दूंगा, 90 यूनिट्स होते ही मैं रीऑर्डर दे दूंगा, क्योंकि ये रीऑर्डर लेवल आ गया मेरा। रीऑर्डर कितने का दूंगा मैं? 200 यूनिट्स का EOQ का, 200 यूनिट्स का EOQ का। अब जब तक ये ऑर्डर आएगा उस टाइम कुछ यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे जब तक ये ऑर्डर आएगा। तो हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि मिनिमम कंज्यूम हो रहे हैं, मिनिमम यूनिट्स कंज्यूम हुए और मिनिमम ही टाइम लगा। स्टॉक आने में मिनिमम टाइम लगा और मिनिमम यूनिट्स कंज्यूम हुए। अब मिनिमम यूनिट्स हमारे थे 5 और मिनिमम टाइम आपका 2, तो 5 यूनिट्स 2 दिन में 10 यूनिट्स कंज्यूम हो गए। तो 90 + 200 290 - 10 280। तो 280 आपका मैक्सिमम लेवल आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया रीऑर्डरिंग लेवल प्लस EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये आपका फॉर्मूला होगा। इसको आपको याद रखनी जरूरत है। आप सिंपल सोचो कि मेरे पास जब भी ज़्यादा स्टॉक होगा तो मैं ऑर्डर करूंगा ही नहीं। मेरे पास जब रीऑर्डरिंग लेवल पे जब स्टॉक आएगा मैं ऑर्डर करूंगा। ऑर्डर कितना करूंगा? इकोनॉमिक क्वांटिटी, तो वो ऐड कर लो।
और मैं ये मान रहा हूँ कि मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम कंजम्पशन कितना होगा, तो मिनिमम कंजम्पशन कितना होगा जो हमें दिया होगा, मिनिमम लीड टाइम लगेगा, मिनिमम कंजम्पशन होगा, तो वो माइनस कर दूंगा, तो उतना हमारा मैक्सिमम स्टॉक का लेवल रीच हो सकता है। ये वो लेवल नहीं है कि हमें मैक्सिमम इतना मेंटेन करना है, ये है कि आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना हो सकता है। वैसे ही अब मिनिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना हो सकता है आपका? टेक्निकली तो मिनिमम स्टॉक लेवल 0 भी हो सकता है आपका। कैसे? आपका स्टॉक 90 रिवॉर्डिंग लेवल पे आ गया, 90, आपने ऑर्डर दे दिया और मैक्सिमम कंजम्पशन हो गया आपका अगले, और मैक्सिमम टाइम लग गया 690, तो आपका स्टॉक 0 हो गया। तो मिनिमम लेवल टेक्निकली तो 0 हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली हम ये मानेंगे कि एवरेज कंजम्पशन होगा आपका, क्योंकि आपके धंधे में नॉर्मली तो एवरेज ही काम होता है ना। तो मिनिमम स्टॉक लेवल होगा आपका कि रीऑर्डरिंग लेवल था आपका 90, ठीक है, माइनस अब आपने ऑर्डर तो दे दिया पर अभी आया नहीं आपका ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर आ जाता तो फिर मिनिमम हुआ ही कैसे? तो मिनिमम रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल माइनस एवरेज जो कंजम्पशन है, मतलब एवरेज आपका कंजम्पशन है 10 और एवरेज ही टाइम लगा 4, तो 90 माइनस 40 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स विल बी आपका मिनिमम स्टॉक। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या है कि ये मान लो आपका चार्ट है, ये आपका रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल हो गया, रीऑर्डरिंग स्टॉक। इस पे आते ही आपने ऑर्डर दे दिया, तो आपका कंजम्पशन हो रहा है डेली, तो मिनिमम कहां तक जा सकता है आपका? तो ये आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है। टेक्निकली तो 0 भी हो सकता है, ये तो 0 हो गया। तो ये अगर एवरेज कंजम्पशन हुआ, ये मान लो आपका 90 था, एवरेज कंजम्पशन हुआ 10 पर डे के हिसाब से, 10 और 40 कंजम्पशन हो गया, तो ये 40, तो ये आपका 50 आपका मिनिमम। उसके बाद आपका आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज में सिंपल आपको क्या करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 कर देना है एवरेज। जैसे आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हो एवरेज निकालने के लिए, यहाँ पे मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल है। उसके बाद आता है आपका डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल, तो डेंजर स्टॉक लेवल हो गया आपका कि या तो एवरेज कंजम्पशन ले लो या मिनिमम कंजम्पशन लो, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से लेना पड़ेगा आपको, इनटू इमरजेंसी के टाइम पे कितना टाइम लगता है ऑर्डर, इमरजेंसी लीड टाइम। आपकी सप्लायर के साथ एक लाइजनिंग है कि इमरजेंसी में मेरे को जल्दी देना था, इमरजेंसी लीड टाइम इनटू मान लो एवरेज कंजम्पशन आपका है 4 यूनिट्स और इमरजेंसी में आपको 3 दिन लगते हैं, तो 12 यूनिट्स हो गया आपका डेंजर स्टॉक, मिनिमम से कम होगा। अब चार्ट समझ देता हूँ आपको। ये आपका चार्ट है, ये आपकी रीऑर्डर स्टॉक लेवल की लाइन होगी, ये आपकी मिनिमम स्टॉक लेवल की लाइन होगी, और ये आपकी मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो आपका स्टॉक क्या होगा, जैसे रीऑर्डर लेवल पे आया, फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका रीच कर गया, फिर जैसे धीरे धीरे रीऑर्डर लेवल पे आएगा, फिर मिनिमम लेवल पे आएगा, मिनिमम लेवल पाते सीधा टॉप, सीधा मैक्सिमम चला जाएगा, धीरे धीरे फिर टॉप सीधा चला जाएगा, फिर टॉप सीधा चला जाएगा, क्योंकि मिनिमम के बाद जैसे ही आपका ऑर्डर आ जाएगा सीधा वो मैक्सिमम पे चला जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो आपका स्टॉक मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे वो रीऑर्डर लेवल पे आएगा, फिर आप ऑर्डर दे दोगे, फिर आपका मिनिमम लेवल टच करके फिर सीधा मैक्सिमम। इस तरह से आपकी कहानी चलेगी। यही चार्ट आपको मैं बुक में दिखाता हूँ। ये आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, ये मिनिमम स्टॉक।
तो वही आपका रीऑर्डर लेवल आएगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर सीधा मैक्सिमम चला जाएगा, रीऑर्डर लेवल आएगा, मिनिमम आएगा, फिर बफर स्टॉक लेवल, फिर रीऑर्डर लेवल हो गया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन करेंगे।